बात तो बड़ी अजीब सी है, लेकिन पहली दफा मैं किसी ऐसे इंसान का कायल हो गया था जो दरअसल औरतों के साथ अच्छा नहीं कर रहा था, पर ये औरतें उसकी अपनी ही बीवियां थी। जब वो औरत अपने शौहर के कमरे से निकली तो बुरी तरह से रो रही थी। मैं हैरान था कि आखिर ये किस किस्म का इंसान है। मैं उसका राज जानना चाहता था, क्योंकि मैंने उस जैसा मर्द कभी नहीं देखा था। मैं उसी के घर पर काम करता था। जब मैंने उसे पहली दफा देखा तो ये सोच रहा था कि उसे तो कोई लड़की तो क्या, कोई बूढ़ी औरत भी घास नहीं डालेगी, लेकिन उसने दो दो बीवियां रखी हुई थी। और न जाने ऐसा क्या था कि बीवियां उसके साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, जबकि ये उनके साथ अच्छा भी नहीं था। फिर एक दिन मुझे किसी तरह उसके राज के बारे में पता चल ही गया, और जब मुझे ये पता चला कि वो तो खुद अपना। मेरा नाम साद है। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत थी। मैं गांव से आया था। यही सोचकर इंसान गांव से आता है कि शहर में आएगा तो आते ही उसको नौकरी मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। मैं एक दो हफ्ते से काफी खार हो रहा था। जिस दोस्त के घर पर रह रहा था, अब उसने भी कह दिया कि अपने लिए कोई इंतजाम कर लो। मेरे पास जगह की तंगी है, जबकि उसने मुझे सोने के लिए किचन में जगह दी थी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ कर लूंगा। एक दिन ऐसे ही एक बड़े से बंगले के अंदर चला गया और काम मांगने लगा। उनको भी शायद नौकर की जरूरत थी। ये लोग कुवैत से संबंध रखते थे, और उस आदमी की शक्ल देखकर पहले तो मैं ये समझा कि ये भी इस जगह नौकर ही है। लेकिन जब दूसरे नौकर ने उसे साहब जी कहकर बुलाया और कहा कि ये बंदा आया है, इसका नाम साद है, इसको नौकरी की जरूरत है, तो तब मैंने अपनी जुबान पर काबू रखा। नहीं तो मैं उसे कहता कि जाओ जरा एक गिलास पानी ला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। बंदा यूं किसी से पानी तो मांग ही लेता है, क्योंकि उसका कद बिल्कुल ही छोटा सा था, और उसका कद इतना था कि जितना किसी औरत का होता है। मर्द का इतना कद हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी शक्ल भी कुछ खास नहीं थी। ये भी नहीं कहा जा सकता कि शक्ल और सूरत का मुनासिब था, और रंग इतना काला था कि अंधेरे में खड़ा हो जाए तो नजर ही ना आए। मैं हैरान था कि उस आदमी ने इतना बड़ा बंगला भी बना लिया। फिर पता चला कि कुवैत से ताल्लुक रखता है, तो सोचा कि वहां जरूर उसका कोई बहुत बड़ा कारोबार होगा। जब मैंने काम की बात की तो उसने फौरन मुझे काम पर रख लिया। उसने कहा कि ये घर बहुत बड़ा है, यहाँ पर कोई ना कोई काम निकल आता है, बस जो काम तुम्हारे हाथ लगे तुमने कर देना है। ये मत सोचना कि तुम्हारा कोई एक ही काम है। मैंने कहा कि ठीक है। उसने मुझे जो तनख्वाह बताई वो भी बहुत ज्यादा थी। मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा कि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। उसने कहा कि इधर तुम्हारे लिए कोई जगह भी बन जाएगी। मुझे क्वार्टर दिखा दिया गया। मेरे साथ एक दूसरा नौकर भी रहता था, लेकिन ये किचन में सोने से तो बेहतर ही था। ये कमरा तो काफी अच्छा था। यहाँ पर तो चारपाई थी और गर्म पानी भी। मैं बहुत खुश हो गया। मेरी तो जिंदगी बन गई थी। जितने पैसे उसने मुझे देने का वादा किया था वो बहुत ही ज्यादा मुनासिब थे। उससे ज्यादा पैसे मुझे गांव में नहीं मिल सकते थे। उसने कहा कि घर पर नजर भी रखनी है, सारे नौकरों से काम करवाना है, सौदा सल्फ लेकर आना है, और तुम घर के अंदर भी आ जा सकते हो। मैंने चौकीदार से कहा कि उन्होंने मुझ पर फौरन भरोसा कर लिया, तो उसने कहा कि हाँ, क्योंकि अगर तुमने कोई गलती की तो ये तुम्हें वैसे भी नहीं बख्शेगा। उसे पता है कि अगर कोई गलती हुई तो वो अपना हिसाब किताब बेहतर ले सकता है, इसलिए तुम भी मोहतात रहना। मैंने कहा कि हाँ ठीक है। क्या ये बहुत बड़ा आदमी है? उन्होंने कहा कि हाँ, ये बहुत बड़ा आदमी है, इसकी बहुत दूर तक पहुंच है। अगला दिन था, क्योंकि मैं शाम के टाइम आया था तो रात को सो ही गया था। ज्यादा काम नहीं थे। अगला दिन था तो एक औरत वहां पर आई और कहने लगी कि तुम हो नए नौकर? मैंने कहा कि जी मैं ही हूँ। उसने कहा कि कहीं से नौकर लगते तो नहीं हो? मैंने कहा कि जी बस मजबूरी है। उसने कहा कि अच्छा जाओ मेरे लिए फला चीज लेकर आओ। उसने मुझे एक छोटी सी लिस्ट बता दी जिसमें खाने की 3-4 चीजें लिखी थी। मैंने कहा कि ठीक है। उसने साथ मुझे पैसे भी दिए। मैं जाकर सामान ले आया और अभी बैठा ही था, यही सोच रहा था कि बड़ी खूबसूरत औरत थी। क्या ये उसकी बीवी है? फिर सोचा कि हाँ, अमीर लोगों की बीवियां तो खूबसूरत ही होती है, क्योंकि दौलत के लिए ही उनके साथ होती हैं। अभी वही औरत मेरे दिमाग से ना निकली थी। कितनी खूबसूरत थी, बिल्कुल दुबली पतली, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए थे जैसे किसी फिल्म की हीरोइन हो। कि थोड़ी देर बाद मुझे किसी और औरत की आवाज आई। उसने कहा कि तुम हो नए नौकर? मैंने कहा कि जी। तो उसने कहा कि ये पैसे लो और लिस्ट पकड़ो, मेरा सामान लेकर आओ। उसने भी मुझे लिस्ट पकड़ा दी। मैं फिर से सामान लेने चला गया। ये औरत तो पहले वाली औरत से भी ज्यादा खूबसूरत थी। मैं हैरान हुआ और आकर बैठा ही था।
मैंने चौकीदार से पूछा कि ये दोनों कौन है। उसने कहा कि दोनों ही कुवैती की बीवियां हैं। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि दो दो बीवियां और दोनों ही इतनी खूबसूरत। उसने कहा कि हाँ। मैंने कहा शक्ल तो इसकी एक बीवी वाली भी नहीं है। उसने कहा कि ये बात उसके सामने ना बोल देना, हम सब उसके खिलाफ हैं। बड़ा ही अजीब सा आदमी है। अचानक से मीटर फिर जाता है उसका, जैसे तुम्हें बिना सोचे समझे काम पर रख लिया और इतनी सारी तनख्वाह भी ऑफर कर दी। इसी तरह किसी दिन तुमको बिना सोचे समझे काम से निकाल भी सकता है। उसकी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, क्योंकि घर की औरत के साथ अगर बनाकर रखें तो सब कुछ ठीक रहता है। मैंने कहा कि वो दोनों तो इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं कि उनको देखकर उनसे नजर ही नहीं हटती। मेरी चौकीदार के साथ काफी दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे कहा कि अपनी नजरों को काबू में रखना, ये ना हो कि किसी दिन तुम्हारी नजरों की वजह से ही तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। मैंने कहा कि यार मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है, बस अच्छी चीज को कौन नहीं देखना चाहता। उसने कहा कि ये दोनों अच्छी चीजें उस कुवैती की हैं। एक दिन मैंने देखा कि उसकी पहली बीवी, जिसका नाम सारा था, वो जय नमाज पर बैठी थी और पता चला कि आज उसका रोजा भी है, क्योंकि उसके लिए उसकी पसंद का खाना बन रहा था। मैंने कहा ये कौन से वक्त का रोजा रख रही है और सुबह से जय नमाज पर क्यों बैठी है? तो मुझे चौकीदार ने बताया कि लगता है दूसरी बीवी के कमरे में रात को कुवैती था, इसलिए आज ये सब कर रही है और आज बहुत ज्यादा खुश भी है। मैंने कहा कि हाँ, सुबह सुबह कह रही थी कि मगरिब होने से पहले मिठाई भी मंगवा लेना, लगता है दूसरी बीवी के यहाँ बच्चा होने वाला है, तभी ये खुश हो रही है। मुझे चौकीदार ने कहा कि तुम पागल हो क्या? कभी सोतन भी अपनी दूसरी सोतन के यहाँ औलाद होने पर खुश हो सकती है? ये तो इसलिए खुश हो रही है क्योंकि रात को कुवैती उसके कमरे में था और वह अभी बीमार पड़ी है। मैंने कहा कि क्यों, किस लिए बीमार पड़ी है, क्या हो गया उनको? उसने कहा कि इसलिए बीमार पड़ी है क्योंकि कुवैती उसके कमरे में गया था। पहले वाली को दूसरी वाली से बहुत नफरत है और ऐसा ही होता है, जब वो दूसरी वाली बीवी के कमरे में जाता है तो सारा बीवी अगले दिन बहुत ज्यादा खुश होती है। 5 वक्त की नमाजें पढ़ती है और इबादत भी करती है, रोजा भी रखती है, सदका खैरात भी करती है और घर में बहुत अच्छा खाना भी बनवाती है। हम लोगों के पास भी वही खाना आता है और मिठाई वगैरह भी होती है, जबकि दूसरी वाली की हालत बहुत बुरी होती है। 3-4 दिन लग जाते हैं उसको ठीक होने में। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मेरा ध्यान इस बात पर नहीं था कि एक सोतन के लिए कैसे जज्बात रखती है। मैं तो ये सोच रहा था कि कुवैती औरत के साथ ऐसा क्या करता है कि वो 5 दिन के लिए बीमार हो जाती है और बिस्तर पर पड़ जाती है। मैं बड़ा हैरान था क्योंकि इस तरह की एक बात मैंने पहले भी सुनी थी। मेरा एक बड़ा भाई था जो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा बीमार रहता था। सब लोग कहते थे कि इसकी शादी नहीं करवाओ, नहीं तो इसकी बीवी इसके साथ कभी खुश नहीं रहेगी। मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी क्योंकि देखने में तो शक्ल और सूरत में वो बहुत अच्छा था। और वही बात हुई, जब उसकी शादी करवाई तो मेरी भाभी हमेशा उससे लड़ती झगड़ती रहती थी और कहती थी कि कैसे इंसान से मेरी शादी करवा दी है, ये तो सिर्फ घर के कामों के लिए ही ठीक है। मैं हैरान होता था कि मेरे भाई में ऐसा क्या मसला है। मेरा भाई दिल का भी अच्छा था, अपनी बीवी की बातें भी सुन लेता था, शक्ल भी उसकी अच्छी थी, पैसे भी ठीक ठाक कमाता था, पर उसकी बीवी उससे कभी खुश नहीं रहती थी। एक दिन मैंने अम्मी से पूछ लिया क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र थोड़ी कम होती थी, तो अम्मी ने कहा कि तुझे इनके मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, ये इनका जाती मामला है। मैंने कहा कि लेकिन भाभी को मसला क्या है? अम्मी ने कहा कि बस तेरा भाई बचपन में बहुत बीमार रहा है ना, इसलिए मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि भाई की बचपन की बीमारी अभी भाभी को तकलीफ क्यों दे रही थी। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था इसलिए मुझे समझ आ गई थी। शक्ल सूरत का तो मैं भी बहुत अच्छा था। सारा बीवी तो वाकई बहुत ज्यादा खुश थी। जब तक दूसरी बीवी बीमार रही उसने घर में ईद का माहौल बनाए रखा। हर दिन ही पकवान बनते थे। मैंने एक दिन चौकीदार से पूछा कि इस बात से कुवैती को मसला नहीं होता कि एक बीवी दूसरी बीवी की बीमारी में खुशियां मना रही है? वो ये नहीं कहता कि दूसरी बीमार पड़ी है और तुम खुशियां मना रही हो? तो उसने कहा कि वो क्यों कहेगा, क्योंकि उसके लिए भी ये मौजू बड़ा दिलचस्प है, वो भी खुश रहता है। मैंने कहा कि अजीब तरह के लोग हैं। उसने कहा कि अजीब नहीं है, ऐसा ही होता है, आजकल की औरतें ऐसी ही हैं। ये चौकीदार यहाँ पर बड़े अरसे से काम कर रहा था, उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई और उसके बताए हुए मशवरों पर चलकर ही मैं कुवैती की आंखों का भी तारा बन गया, क्योंकि मैं अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करता था और थोड़ी कार्रवाई भी डालता था कि जैसे मैं अपने काम को बहुत ज्यादा मेहनत और लगन के साथ कर रहा हूँ। वो भी मेरे से मुतमईन हो गया और खुश रहता था।
लेकिन एक सवाल मेरे दिल में था, और वो ये कि अगर दूसरी बीवी के कमरे में कुवैती गया और उसकी ऐसी बुरी हालत हो गई और पहली बीवी उस पर खुश हो रही है, तो क्या पहली बीवी की बारी नहीं आएगी? मैंने ये सवाल चौकीदार से नहीं पूछा, वरना वो मुझे कहता कि तुम तो हर टाइम उन दोनों के मामलात में ही बोलते रहते हो, तुम्हारे पास और कोई मौजू नहीं है। लेकिन सच तो यही था कि हमारे पास और क्या मौजू हो सकता था। हम गरीब लोग थे, किसी के घर में काम कर रहे थे, पूरा दिन कामों में गुजर जाता था। 10 चक्कर मेरी दुकान के लगते थे। ऐसे में इस तरह की बात करने के लिए मिल जाती तो थोड़ा दिमाग हल्का हो जाता था। और फिर ये बातें कौन सी कोई आम बातें थी, ये तो निहायत ही दिलचस्प बातें थी। ऐसी बातें हो रही हो तो कौन नहीं बैठता। और दूसरे के घर की कहानी हमेशा दिलचस्प ही लगती है, क्योंकि हमारे घर की कहानी भी बड़ी अजीब सी थी। मेरी भाभी तो हर दूसरे दिन नाराज होकर चली जाती थी। सारे मोहल्ले वाले मेरे भाई पर हंसते थे। फिर वो अपनी बीवी को लेकर वहां से हमेशा के लिए चला गया। तभी तो सारा भार मुझ पर पड़ गया। मेरी माँ ने उसे कहा कि तू अपना इलाज करवा ले, जगह छोड़कर जाने से कुछ नहीं होगा। इस बात की भी मुझे समझ नहीं थी, क्योंकि मेरा भाई बिल्कुल ठीक ठाक था। भला उसे इलाज की क्या जरूरत थी? वो बीमार नहीं था और पहले भी सारी जिंदगी इलाज ही तो करवाता रहा था। अब जाकर तो उसकी सेहत ठीक हुई थी, लेकिन अब मुझे इन बातों की समझ आ रही थी। मैं तो कुवैती को देख रहा था कि ये बड़ा ही खिलाड़ी टाइप बंदा है। कद इसका बिल्कुल ही छोटा सा, शक्ल भी इस काबिल नहीं है, लेकिन दो दो औरतों को इसने परेशान करके रखा हुआ है। वही बात हुई कि जिस सवाल का जवाब मैं तलाश कर रहा था, वो जवाब मेरी आंखों के सामने आ ही गया। जब सारा बीबी मेरे पास आई तो कहने लगी कि मुझे पार्लर तक छोड़ाओ। आज हमारी शादी की सालगिरह है। मुझे पता चल गया था कि आज इनके कमरे में कुवैती जरूर जाएगा, लेकिन आज उनकी शादी की सालगिरह है, इसलिए तो वो पार्लर जा रही थी और तैयार हो रही थी। दूसरी बीवी भी आखिर ठीक हो गई थी, वो भी घर में चल फिर रही थी और आज उसके चेहरे पर अजीब सी शैतानियत थी, जैसे आज वो बहुत खुश थी। और सारा बीवी के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, जबकि वो कह रही थी कि आज उनकी शादी की सालगिरह है तो आज उनको कोई तगड़ा तोहफा भी तो मिलता। लेकिन वो अभी से ही परेशान थी और दूसरी वाली अभी से ही खुश नजर आ रही थी और उन दोनों बीवियों के बीच में फंसा था, जो कभी एक का काम करता तो कभी दूसरी का। मुझे ऐसा लगता था कि दोनों बीवियां एक दूसरे से इतनी नफरत करती हैं कि वो शायद इस बात पर खुश होती है कि जो बीवी शोहर के पास जाएगी उसका शोहर के साथ झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि जब मियाँ बीवी कुर्बत में होते हैं तो कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन मामला क्या था ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं हैरान था कि यह आदमी आखिर अपनी बीवी के साथ करता क्या है कि वो इतनी ज्यादा बुरी हालत में आ जाती है और ठीक हो जाती है तो दोबारा से उसके पास जाने को तैयार हो जाती है। किसी को बताती भी नहीं है, क्योंकि दोनों अक्सर ही फोन पर बात कर रही होती थी। मैं तो यही समझता था कि शायद अपने अपने घर वालों से फोन पर बात करती है। इस तरह की आवाजें तो ना ही आती थी, लेकिन यही कह रही होती थी कि अल्लाह का शुक्र है हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। मैं हैरान था कि ये कैसी खुशी है जिसमें कभी एक बीवी बीमार होती है, कभी दूसरी बीवी बीमार होती है। इसको खुश होना थोड़ी कहते हैं, क्योंकि जिस दिन भी जो बीवी कुवैती के कमरे में जाती वो 5-4 दिन तक ठीक ही नहीं हो पाती थी। 3 दिन तक तो अपने कमरे से ही नहीं निकलती थी। फिर चौथे दिन वो बमुश्किल चल रही होती थी और 5वें दिन जाकर कहीं उसको सुकून मिलता था। मैं बार बार डॉक्टर को बुलाकर लाता था और एक दफा तो इमरजेंसी में डॉक्टर के पास भी ले गया था। पहले तो मुझे ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर फिर मैंने उनके जिस्म और चेहरे पर खरोंचों और नाखूनों के निशान देखे तो मुझे पता चल गया कि मामला कुछ और है। बात कुछ ऐसी है जो ये बेचारियां भी किसी को नहीं बता पाती है और इनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, और ये सिर्फ इसलिए यहाँ पर बैठी हुई थी क्योंकि उस आदमी के पास दौलत है। मैंने इन दोनों बीवियों को अपना फोन नंबर भी दिया हुआ था। ये फोन भी मुझे कुवैती ने लेकर दिया था। उसने कहा था कि कभी कोई बाजार गई हो, वहां से तुम्हें फोन करे कि गाड़ी भिजवा दो, या तुम बाजार में हो और उन्होंने कोई चीज मंगवानी है तो बताने में आसानी होगी। लेकिन सारा बीबी से शायद गलती हो गई। उन्होंने शायद सोचा कि किसी और का नंबर मिलाया है, लेकिन मेरा नंबर मिला बैठी और एक ही सांस में ऐसी बात कही कि मैं सुनकर हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि आज अस्मा की बारी है। मैं तो कहती हूँ ऐसा हाल करे उसका कि दुनिया देखे। मैंने पहले ही उसे काफी भड़का दिया है। आज उसकी खैर नहीं है। उसके बेडरूम में जाएगी तो वापस अपने पैरों पर चलकर नहीं आएगी। मैं तुमसे बाद में फोन करूंगी, अभी मुझे काम है। उसने जब ये लाइन बोली और फोन बंद कर दिया तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि आखिर बेडरूम के अंदर होता क्या है। मुझे शक भी हुआ और हैरानगी भी, और ये दोनों चीजें आपस में मिल जाए तो बड़ी खतरनाक साबित होती हैं। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना ही होगा कि मामला क्या है। पर यह आसान नहीं था,
मैं उनकी ख्वाबगाह में कैसे जा सकता था, कैसे झांक सकता था? मैं तो नौकर था, और अगर पकड़ा जाता तो फिर उसके बाद मेरी नौकरी तो गई थी। मेरे पास कुछ भी नहीं बचना था। एक दिन दूसरी बीवी अस्मा को अस्पताल लेकर गया। वहां पर काफी वक्त लग गया। फिर वापस लेकर आया तो सारा ने मुझे कहा कि आप जाकर मेरा सामान ले आओ। मैंने कहा कि बीबी जी 5 मिनट आराम करने दे, अभी अस्पताल से आया हूँ। उसने कहा कि क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता, पर कुछ टेस्ट वगैरह करवाए थे और पट्टी वगैरह की थी। मैंने ही सामान ला कर दिया था। सारा ने कहा कि अच्छा। मैंने कहा कि मुझे तो एक बात समझ नहीं आती। थोड़ी बड़ी बात है, आप बुरा ना माने तो आपसे पूछ लूं, आए दिन आप बीमार क्यों हो जाती हैं? मैंने सवाल तो कर दिया था, अब कोई ना कोई जवाब तो उन्होंने देना ही था, और मैं बहुत ज्यादा गौर से सुन रहा था। पर जब उन्होंने मुझे बताया कि इसकी वजह क्या है तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई, और मुझे उनकी बात ठीक से समझ भी नहीं आई थी। उसने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमारी किस्मत बहुत बुरी थी, मेरी भी और अस्मा की भी। लेकिन फिर इस आदमी ने हमसे शादी कर ली। हमारी किस्मत अभी भी बुरी है, पर हम खुश हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आई थी। वो इतना कहकर वहां से चली गई। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मुझे पता लगाना ही होगा, और ये काम करने का मेरे पास एक ही तरीका था कि मैं उनके कमरे में झांक कर देखूं कि वो करते क्या हैं। मुझे पता था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन तजस्सुस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो कहते हैं कि जब इंसान के बुरे हालात आने लगते हैं तो उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है, और मेरे साथ भी यही सब हुआ था। इतना बड़ा घर था, कौन किस कोने में बैठा है किसी को पता नहीं चलता था, और शाम होते सब अपने अपने कमरों में चले जाते थे। खाना भी कमरे में ही खाते थे। आज उसकी दूसरी बीवी की बारी थी। वो अपने कमरे में ही मौजूद थी, और कुवैती थोड़ी देर के लिए बाहर बैठा था, किसी से फोन पर बात कर रहा था। शायद कुछ कारोबारी बातें चल रही थी। मैं इंतजार कर रहा था कि ये कब कमरे की तरफ जाए। मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया था, जाकर कमरे की खिड़की खोल दी थी। खिड़की घर के अंदर की तरफ ही खुलती थी, क्योंकि घर बहुत बड़ा था। लेकिन उसकी बातें खत्म नहीं हो रही थी, और मैं सोच रहा था कि जल्दी ये काम खत्म करके मैं पिछले दरवाजे से निकलकर अपने क्वार्टर में चला जाऊंगा, ताकि किसी को भी पता न चले। और वैसे भी मैंने उनको देखकर कौन सी आवाजें देनी थी, बस मैंने तो ये देखना था कि आखिर होता क्या है। उसके बाद मैं अपने क्वार्टर में चला जाता और उनको पता भी न चलता। काम तो ये बिल्कुल ही मायूब था, लेकिन अब मैं और क्या कर सकता था। खैर, वो अपने कमरे में चला गया, और मैं भी अपनी जगह पर, जहां से मैं देख सकता था। मैं बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहा था। आगे पर्दा भी था, और मैंने पर्दे को हल्का सा हटा दिया था। बस मुझे उनके बेड का मंजर नजर आ रहा था। कुवैती ने ढेर सारी शराब पीनी शुरू कर दी। इतनी शराब पी रहा था कि जैसे पानी पी रहा हो। लोग शराब पीते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पीते हैं, आहिस्ता आहिस्ता नशा चढ़ता है, लेकिन ये तो जल्दी जल्दी पी रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ टूटने की आवाज आई। मैं जो देखना चाहता था वो भी कोई अच्छा मंजर नहीं था, पर मेरी आंखों ने जो देख लिया वो तो कुछ अजीब सा था। कुवैती को अचानक से दौरा सा पड़ने लगा। उसकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे वो नॉर्मल नहीं है, जैसे वो इंसान नहीं है, वो अजीब सा जानवर बन गया। यहाँ तक कि उसने अपने दोनों हाथ भी जमीन पर रख लिए। लेकिन उसकी बीवी ऐसे बैठी थी कि जैसे ये सब कुछ पहले भी होता रहता है, और उसे कोई डर ही नहीं लग रहा था। उसने एलईडी के नीचे पड़ी डेकोरेशन की कुछ चीजें भी तोड़ दी, और शराब की बोतल भी। उससे पहले कि वो अब अपनी बीवी की तरफ बढ़ता, उसकी नजर मुझ पर पड़ गई, क्योंकि जब मैंने उसे ऐसी हालत में देखा तो मैं जरा आगे हो गया था और भूल गया था कि मुझे छुपना भी है। उसने मुझे देख लिया और खिड़की से ही पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया। उसके बाद उसने मुझ पर हमला कर दिया, मुझे थप्पड़ और घूंसे मारने लगा। शोर की आवाज सुनकर दूसरे नौकर भी अंदर आ गए। चौकीदार ने भी और अस्मा ने भी चिल्ला चिल्लाकर सबको बुलाना शुरू कर दिया। मेरी आंख 2 दिन बाद खुली थी। मैं अस्पताल में था, वहां पर अस्मा भी मौजूद थी और सारा भी, लेकिन वो कुवैती नहीं था। पर मेरे इलाज का सारा खर्चा उसी ने किया था। मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये सब कुछ क्या था, तो उन्होंने कहा कि उसके साथ एक दिमागी मसला है, वो हर रात इसी तरह से पेश आता है। मैंने कहा कि आप इस सब को क्यों बर्दाश्त कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से उसने मेरे साथ सलूक किया था, अगर वो वही सलूक अपनी बीवियों के साथ करता था तो उन पर तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा था। उन्होंने कहा कि हम दोनों को उसने बाजारे हुस्न से खरीदा है, हम किसी नेक खानदान से नहीं है। वहां पर भी हमारे साथ यही होता था। वहां पर तो बहुत सारे लोग होते थे, यहाँ पर बस ये एक ही है। इसने हमसे निकाह किया है, इज्जत से इस घर में रखा हुआ है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, और इस जुल्म को ये सोचकर बर्दाश्त कर लेते हैं कि जो जुल्म वहां होता था उसका ये एक हिस्सा भी नहीं है।
मजबूर हैं, क्या करें। मैंने कहा कि इलाज क्यों नहीं करवाते इसका। उन्होंने कहा कि ये इलाज नहीं करवाता, बात नहीं मानता। मैं खामोश हो गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। हालत तो मेरी वाकई बहुत बुरी हो गई थी, बाजू भी फ्रैक्चर हो गया था। तभी उस दिन उसकी पहली बीवी ने कहा था कि हम पहले भी बदकिस्मत थे और अभी भी बदकिस्मत हैं। अब मुझे इस बात की समझ आ गई थी। मैं उन औरतों के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था, बस वही पर काम करता था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि कुवैती को खुद ही हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद उसे फालिज का भी दौरा पड़ गया। अब वो बिस्तर पर पड़ गया था। कहना तो नहीं चाहिए, पर वो बिस्तर पर पड़ा हुआ ही अच्छा था कि कम से कम इस तरह वो किसी को तंग तो नहीं कर सकता था, परेशान तो नहीं कर सकता था। वो दोनों औरतें उसका ख्याल रखती थी और अभी तक वो बिस्तर पर ही पड़ा है। पता नहीं कब ठीक होगा, और ठीक होगा भी या नहीं। लेकिन अब उसकी जिंदगी पहले से बहुत मुख्तलिफ है, और इस घर का माहौल भी। कम से कम उन दोनों औरतों को राहत तो है, वरना उनकी जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।